हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्ञानदूत द्वितीय प्रोग्राम के अंतर्गत जो हमारे कंटेंट और ऑनलाइन लाइव कक्षा कार्यक्रम जो संचालित किया गया है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा निदेशालय के द्वारा, उसी के अंतर्गत आज का अपना टॉपिक है आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत व्यापार चक्र ट्रेड साइकिल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ट्रेड साइकिल्स क्या होते हैं, व्यापार चक्र क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्यापार चक्रों का अर्थ, व्यापार चक्रों की परिभाषा और व्यापार चक्रों की विशेषताओं के बारे में आज हम बात करेंगे यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्यापार चक्रों के अर्थ से। देखिए, व्यापार चक्र क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम व्यापार चक्र का अर्थ। व्यापार चक्र जो भी आर्थिक क्रिया है, जितनी भी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम सभी जानते हैं उत्पादन, रोजगार, वितरण, ये सारी क्रियाएं, मूल्य का निर्धारण, जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब हमारी आर्थिक क्रियाएं कहलाती है जो मुद्रा से जुड़ी हुई है। तो आर्थिक क्रिया जैसे उत्पादन, रोजगार, मूल्य आदि के उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र कहा जाता है। अर्थात ये जो क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं जितनी भी, उनमें जो उतार चढ़ाव होता है, कीमतों में जो उतार चढ़ाव का दौर होता है, उसे व्यापार चक्रों के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर यह उच्चावचन नियमित रूप से नियमित समयांतरों पर होने चाहिए। व्यापार चक्र मौसमी उतार चढ़ाव, यदा कदा उतार चढ़ाव तथा दीर्घकालीन उतार चढ़ाव से अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो व्यापार के अंतर्गत कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ है, कमी वृद्धि हुई है, ये दौर नियमित रूप से लागू होना चाहिए। इनमें नियमित समयांतर भी होना चाहिए, यानी कि रेगुलर टाइम पीरियड इसमें होना आवश्यक है, तभी हम उसे व्यापार चक्र का नाम दे सकते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में कीमत बढ़ी और घटी, बढ़ी और घटी। एक लंबे समय तक उस चक्र का, उस दौर का, वो दौर जारी रहना चाहिए, तब उसे व्यापार चक्र के नाम से जाना चाहिए। कीमतों में कुछ उतार चढ़ाव ऐसे हो जाते हैं, देखिए आप, जैसे सीजनल उतार चढ़ाव हो गए। शादियों का मौसम है और शादियों के मौसम में एकदम से सब्जियों की मांग बढ़ गई है तो कीमत बढ़ गई शादियों के मौसम में, या मिठाइयों की मांग बढ़ने से कीमतें बढ़ गई, ये तो, या दूध की मांग बढ़ गई है तो कीमत बढ़ गई। ये एक यदा कदा उतार चढ़ाव के अंतर्गत आ जाता है, या मौसमी उतार चढ़ाव में हम इसको सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये उतार चढ़ाव व्यापार चक्र नहीं है, इन्हें हम व्यापार चक्रों की संज्ञा नहीं दे सकते। व्यापार चक्र का मतलब है एक लंबे समय तक कीमतों में यदि तेजी का दौर है, बढ़ने का क्रम है, तो वो एक लंबे समय तक बना रहे तो उसे हम व्यापार चक्र कहेंगे। या मंदी का दौर चल रहा है, कीमतों में लगातार गिरावट का दौर चल रहा है, तो वो एक लंबे समय तक बना रहे, तो ऐसी प्रक्रिया को व्यापार चक्र हम कहेंगे। एक नियमित समयांतर होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड का गैप उसमें होना चाहिए। लगातार कुछ समय तक तेजी का दौर आया या कुछ समय तक लगातार कीमतों में उतार का दौर आया, तो ये दौर व्यापार चक्रों के नाम से जाना जाएगा। बहुत इजी शब्दों में यदि हम बात करें तो व्यापार में जो तेजी और मंदी का दौर आता है, या कीमतों में वृद्धि और कीमतों में कमी का जो दौर आता है, वो व्यापार चक्रों के नाम से जाना जाता है। और ये ट्रेड साइकिल्स पूरी अर्थव्यवस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं परिभाषाओं में क्या इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कीन्स के अनुसार। कीन्स ने अपनी परिभाषा में क्या विचार व्यक्त किए हैं, देखिए। व्यापार चक्र का अभिप्राय एक आने वाले अच्छे व्यापार की अवधि जिसकी विशेषताएं हैं बढ़ती हुई कीमतें और बेरोजगारी का न्यूनतम स्तर, और बुरे व्यापार की अवधि जिसकी विशेषताएं हैं गिरती हुई कीमतें और बेरोजगारी का ऊंचा स्तर से लगाया जाता है। तो यहाँ पर कीन्स ने एक अच्छी अवधि और बुरी अवधि से इसकी तुलना की है, व्यापार चक्रों को इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है। यानी कि एक व्यापार में जब एक अच्छा दौर आए, अच्छे दौर से तात्पर्य है कि कुछ कीमतें बढ़ें लेकिन बेरोजगारी का स्तर बिल्कुल न्यूनतम हो जाए। कीमतें बढ़ेंगी तो बेरोजगारी का स्तर न्यूनतम कैसे होगा, देखिए मैं बताती हूँ आपको। जब कीमतें बढ़ती है तो उद्योगपतियों के लाभ बढ़ते हैं, और जब उद्योगपतियों के लाभ बढ़ने स्टार्ट होते हैं तो वो प्रोडक्शन करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाएगा तो
रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा, यानी कि बेरोजगारी कम हो जाएगी। तो ये व्यापार के लिए बहुत अच्छा दौर एक कहा जाता है, जिसे हम तेजी का दौर भी कह सकते हैं। तेजी के दौर में कीमतों में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती है, जिसमें उद्योगपतियों के लाभ बढ़ते हैं, और जब उद्योगपतियों के लाभ बढ़ेंगे तो उत्पादन बढ़ाने का वो प्रयास करेंगे, और उत्पादन बढ़ने का मतलब है कि उत्पादन के साधनों को रोजगार मिलेगा, और जब उत्पादन के साधनों को रोजगार मिलेगा तो धीरे धीरे लोगों की आय बढ़ेगी, राष्ट्र की आय बढ़ेगी। ये है अच्छी अवधि। दूसरा, आगे कीन्स अपने कोटेशन में व्यक्त करते हैं कि बुरे व्यापार की अवधि जिसकी विशेषताएं हैं गिरती हुई कीमतें और बेरोजगारी का उच्च स्तर, यानी कि व्यापार चक्र एक ऐसा दौर है जिसमें अच्छा दौर आएगा, तेजी का दौर आ सकता है या मंदी का दौर आएगा। बुरे व्यापार की अवधि से तात्पर्य दिया है कि जिसमें कीमतें लगातार गिरती है, और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, बेरोजगारी के रूप में सामने आता है। कैसे, देखिए, जब कीमतें गिरती है लगातार, इसका प्रभाव ये होता है कि उद्योगपतियों के लाभ घटने लगते हैं, और जब उद्योगपतियों के, व्यापारियों के लाभ घटने लगते हैं तो धीरे धीरे उनकी लागत और लाभ जब बराबर हो जाते हैं, लागत और आय, इनकम और कॉस्ट दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उनके लाभ, कुछ सामान्य लाभों की प्राप्ति होती है इन्हें। और ऐसी सिचुएशन में धीरे धीरे जब उनकी लागतें और बढ़ने लगती है, लाभ और कम होने लगते हैं, तो इसका इफेक्ट होता है वो अपना व्यापार बंद कर देते हैं, उत्पादन कार्य को वो पोस्टपोन कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिसका इफेक्ट होता है कि बेरोजगारी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो मार्केट में बहुत अधिक मात्रा में जो प्रोडक्शन पहले से विद्यमान है उसको खरीदने वाला कोई नहीं होगा, उस उत्पादन की मांग नहीं होगी, और जब मांग नहीं है तो कीमतें लगातार गिरती जाएंगी, क्योंकि बेरोजगारी उत्पन्न हो चुकी है अर्थव्यवस्था में, लोगों के पास आय नहीं है, उनकी मांग समाप्त हो चुकी है, और जब लोगों की मांग समाप्त हो जाती है तो धीरे धीरे कीमतें कम होने लगती है वस्तुओं की, वो वस्तुएं जो एक्सेस पड़ी है उनकी कीमतें डाउन करेगी। तो ये कीन्स के अनुसार व्यापार चक्र उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बताया है। नेक्स्ट हम एक और देखते हैं, हेबरलर के अनुसार सामान्य अर्थों में व्यापार चक्र को प्रगति काल तथा मंदी काल के अच्छे एवं बुरे व्यापार के हेर फेर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यही चीज़ हेबरलर ने बताने की कोशिश की है कि जो व्यापार में, अर्थव्यवस्था में जो तेजी और मंदी का दौर आता है, अच्छा और बुरा दौर आता है, उस दौर को ही व्यापार चक्रों के रूप में यहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है। तो अच्छा दौर, तेजी का दौर जनरली सामान्य रूप से अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक बार तेजी प्रारंभ होने पर सभी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में तेजी देखने को मिलती है, यानी कि सभी वर्ग को उसमें लाभों की प्राप्ति लगातार होती है। और जब मंदी का दौर आता है तो अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर हानि की स्थिति में चलते हैं, उन्हें लाभ नहीं होते। तो बुरे व्यापार और अच्छे व्यापार को इन्होंने व्यापार चक्रों के माध्यम से बताया है। नेक्स्ट देखिए हम देखते हैं अगला, व्यापार चक्रों की विशेषता। व्यापार चक्रों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, तो सबसे पहला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति। जो व्यापार चक्र हैं उनकी नेचर इंटरनेशनल नेचर के होते हैं, चूँकि हम सभी जानते हैं कि जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वर्तमान में सभी विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक महत्वपूर्ण टर्म है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक महत्वपूर्ण टर्म हो चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है अर्थव्यवस्थाओं में, देशों में, तो इसका इफेक्ट ये होता है कि यदि एक देश में कोई घटना घटती है तो उसका प्रभाव अवश्य रूप से दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। देखिए इसमें हम देखते हैं पहले, व्यापार चक्र किसी एक देश में प्रारंभ हो जाने पर शीघ्र ही संपूर्ण विश्व में फैल जाते हैं। विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार एवं विनिमय के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, अतः किसी एक देश की तेजी अथवा मंदी का प्रभाव दूसरे राष्ट्रों में भी शीघ्र ही दिखाई देने लगता है।
चूँकि संपूर्ण विश्व आज जुड़ा हुआ है व्यापार के माध्यम से, संपूर्ण देशों की विश्व की अर्थव्यवस्थाएं आपस में व्यापार करती हैं। इसका इफेक्ट होता है कि यदि एक देश में तेजी या मंदी का दौर प्रारंभ होता है तो वो प्रभाव दूसरे देश में भी दिखाई देने लगता है। किस प्रकार से दिखाई देता है ये मैं यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, मान लीजिए भारत में तेजी का दौर प्रारंभ होता है और तेजी के दौर का मतलब हो गया कि लगातार मांग बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा है। और जब प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा तो आप मान के चलिए कि कुछ ना कुछ वस्तुएं बाहर से हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आयात करनी पड़ेगी। और जब बाहर से आयात करेंगे तो उन देशों में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तभी वो दूसरे देशों, हमारे देश में निर्यात कर सकते हैं, क्योंकि वो उन देशों के लिए निर्यात हो जाएगा। हमारे लिए जो आयात है दूसरे देशों के लिए वो निर्यात है। यहाँ पर मान लीजिए हमारे देश में वस्तुएं हम जापान से मंगा रहे हैं, तो इसका मतलब जापान को ज़्यादा वस्तुएं भेजनी पड़ेगी, तो जापान में भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, जापान में भी तेजी का दौर प्रारंभ हो जाएगा। इसके विपरीत यदि हम मंदी की बात करें, मान लीजिए देश में किसी कारण से मंदी का दौर आता है, यानी कि वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, कीमतें कम होने लगती है। इसका प्रभाव होगा कि जब मांग कम हो जाएगी तो हम दूसरे देशों से कम माल मंगाएंगे और दूसरे देशों में भी जो वस्तुएं उन्होंने भेजने के लिए, निर्यात करने के लिए प्रोडक्शन कर चुके हैं वो नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि उनकी डिमांड कम हो गई है इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसी स्थिति में क्योंकि अब उनकी भी मांग कम हो गई है तो उनके भी वो उद्योग जिनमें मांग कम हुई है वो बंद हो जाएंगे, यानी कि उनके उद्योगों में भी धीरे धीरे मंदी का दौर प्रारंभ हो चुका है। तो इस प्रकार से व्यापार चक्र अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। एक देश में तेजी का दौर आने पर दूसरे देश में भी तेजी दिखने लगती है, और एक देश में मंदी का दौर आने पर अन्य अर्थव्यवस्थाओं में, अन्य देशों में भी मंदी का दौर दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से जो व्यापार चक्र है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो विशेषता है अगली, वो है निश्चितता एवं नियमितता, यानी कि व्यापार चक्र एक निश्चित अवधि के पश्चात नियमित रूप से आते रहते हैं तथा एक के बाद तुरंत दूसरा काल प्रारंभ हो जाता है, अर्थात विस्तार एवं संकुचन एक दूसरे के बाद नियमित रूप से आते रहते हैं। यानी कि व्यापार चक्रों में नियमितता बनी रहती है, एक दौर के बाद दूसरा दौर आएगा, तेजी के बाद अवश्य भावी मंदी का दौर आएगा। ये एक निश्चित समय अंतराल में बना रहता है। ये समय अंतराल बहुत दीर्घ अवधि के लिए भी हो सकता है, 7 साल 10 साल, तो ये लंबी अवधि इनमें मानी जाती है। एक निश्चित अवधि के पश्चात ये आवश्यक है कि एक काल प्रारंभ हो गया है तो दूसरा अवश्य प्रारंभ होगा। एक काल का जब टॉप आ जाएगा, यानी कि तेजी जब अपनी बिल्कुल टॉप अवस्था पे पहुंच जाएगी, तेजी का दौर इतना बढ़ गया है कि कीमतें अब उससे अधिक नहीं बढ़ सकती कहीं पर भी, तो फिर उसके पश्चात मंदी का दौर स्टार्ट होना अवश्यम भावी है। तो इस प्रकार से व्यापार चक्रों में निश्चितता और नियमितता अवश्य बनी रहती है, एक दौर के बाद दूसरा दौर अवश्य आएगा। मंदी है, मंदी में कीमतें एक लेवल तक कम हो चुकी है, घट चुकी है, उसके बाद कीमतें नहीं घटेंगी। उसके बाद अर्थव्यवस्था में चाहे सरकार के द्वारा या इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे कि अर्थव्यवस्था को मौद्रिक गति मिले, उसे मुद्रा रूपी तरल पदार्थ मिले, और ऐसी सिचुएशन में फिर से अर्थव्यवस्था में रोटेशन स्टार्ट होगा और तेजी का दौर धीरे धीरे, मंदी का दौर समाप्त होकर तेजी का दौर प्रारंभ होने लगेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यापार चक्रों में लगातार निश्चितता और नियमितता बनी रहती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता देखते हैं हम। अगली विशेषता है मूल्यों की स्थिति, यानी कि जो प्राइस लेवल है वो किस आधार पर रहता है। यहाँ पर देखते हैं, व्यापार चक्रों से कृषि पदार्थों के मूल्यों में अधिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि कृषि वस्तुओं के मूल्य अधिक लोचदार होते हैं। इसके विपरीत निर्मित माल के मूल्य में अधिक स्थिरता पाई जाती है। व्यापार चक्र का प्रभाव निर्मित माल के मूल्यों पर कम पड़ता है। मूल्यों के अंतर्गत हम बात करें, जो एग्रीकल्चर गुड्स है, जो रॉ मटेरियल है, वो व्यापार चक्रों से ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे ही व्यापार चक्र प्रारंभ होते हैं तुरंत सारा प्रभाव कृषि पदार्थों पर पड़ेगा, एकदम से उनकी कीमत बढ़ जाएगी या मंदी के दौर में उनकी कीमत एकदम से कम हो जाएगी। लेकिन जो निर्मित वस्तुएं हैं, निर्मित माल है, उस पर व्यापार चक्रों का प्रभाव इतना अधिक नहीं पड़ पाता, उनका निर्माण हो चुका है तो उनके ऊपर इन मूल्यों का प्रभाव, व्यापार चक्रों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं
मूल्य तथा उत्पादन में एक ही दिशा में परिवर्तन, यानी कि मूल्य और उत्पादन एक ही दिशा में परिवर्तित होते हैं। देखिए, व्यापार चक्र के फलस्वरूप मूल्य एवं उत्पादन की मात्रा में एक ही दिशा में परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए, तेजी के समय वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि होती है तथा मंदी के समय मूल्यों में कमी के कारण उत्पादन में कमी आती है। यहाँ पर ये देखिए कि मूल्य और उत्पादन एक ही दिशा में परिवर्तित होंगे। किस प्रकार से? देखिए यहाँ पर समझिए, तेजी के समय वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि हो रही है, यानी कि जैसे ही वस्तुओं के मूल्य बढ़े, इसका प्रभाव ये हुआ कि उत्पादकों के लाभ बढ़ जाएंगे, और जब उत्पादकों के लाभ बढ़ जाते हैं तो वो और अधिक लाभ प्राप्ति की आशा में उत्पादन में वृद्धि करते हैं, उत्पादन को बढ़ा देते हैं। और मंदी के समय अगर मूल्य कम हो रहा है, मंदी के समय जैसे ही मूल्यों में गिरावट प्रारंभ होती है, उत्पादकों के लाभ कम होने लगते हैं, और जब उत्पादकों के लाभ कम होने लगते हैं तो उनमें उत्पादन बढ़ाने की कोई भी आशा नहीं रहती, उत्पादन बढ़ाने की उनमें कोई भी जिसको हम बोल सकते हैं मोटिवेशन नहीं रहता, और वो उत्पादन में कमी कर देते हैं। तो इसलिए मूल्य और उत्पादन एक ही दिशा में परिवर्तित होते हैं। मूल्य बढ़ेंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा, और मूल्यों में कमी होगी तो उत्पादन में भी कमी कर दी जाएगी। कारण आपको बता दिया मैंने, क्योंकि उत्पादकों के लाभ की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर इनको प्रभावित करती है मुख्य रूप से। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट, इसकी अगली विशेषता है असमान प्रभाव, यानी कि व्यापार चक्रों का सभी उद्योगों पर, सभी व्यवसायों पर एक समान प्रभाव पड़े ये आवश्यक नहीं है। देखते हैं हम, व्यापार चक्रों का देश के सभी उद्योगों एवं व्यवसायों पर एक समान प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि अलग अलग प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, मंदी का प्रभाव पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादक उद्योगों पर उपभोक्ता उद्योगों की तुलना में अधिक बुरा पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं उपभोक्ता उद्योग कौन से हैं और पूंजीगत वस्तुएं कौन सी है। कंज्यूमर गुड्स कौन सी है जो डेली यूज में हम काम में लेते हैं, और पूंजीगत वस्तुएं जितनी भी मशीनरी है, टेक्नोलॉजी से संबंधित जो प्रोडक्शन है वो पूंजीगत वस्तुओं में सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्यापार चक्रों का तेजी और मंदी का जो प्रभाव है वो अलग अलग उद्योगों पर, अलग अलग व्यवसायों पर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है, समान प्रभाव नहीं पड़ता। मंदी में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादक उद्योगों पर उपभोक्ता उद्योगों की तुलना में अधिक प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, पूंजीगत वस्तुएं वो है जो बहुत अधिक मूल्य की वस्तुएं हैं, मशीनरी हो गई, ये सारी वस्तुएं, टेक्निकल जो भी गुड्स हैं, तो यहाँ पर मंदी में ये ज़्यादा प्रभावित होंगे। कारण इतना बड़ा पैसा एकदम से नहीं हो पाएगा। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उत्पादकों को बहुत अधिक मात्रा में वर्किंग कैपिटल चाहिए, कार्यशील पूंजी चाहिए। मंदी के समय वैसे ही उद्योगपतियों के लाभ कम हो चुके हैं, उनके पास पूंजी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं में का जब प्रोडक्शन किया जाता है तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में लेबर लगी हुई होती है, श्रमिक लगे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में और अधिक मंदी का प्रभाव उन पर पड़ता है, लेबर सारी बेरोजगार हो जाती है। तो ऐसे उद्योग बिल्कुल हानि में चले जाते हैं। और उपभोक्ता उद्योगों पे क्या इफेक्ट होता है? देखिए, उपभोक्ता उद्योगों का मतलब है कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो हम लोग करेंगे मंदी में भी, क्योंकि कीमतें गिर रही है, बेरोजगारी है, फिर भी व्यक्ति को अपनी जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो तो क्रय करनी ही पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो ऐसी सिचुएशन में पूंजीगत वस्तुओं का तो जो मांग है वो बिल्कुल समाप्त होने की कगार पर आ जाती है, लेकिन उपभोक्ता वस्तुओं की मांग कुछ सीमा तक बनी रहती है। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि अलग अलग उद्योगों पर व्यापार चक्रों का अलग अलग प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसकी विशेषताओं में, समक्रमिकता। समक्रमिकता यहाँ पर देखिए क्या कह रही है, व्यापार चक्र प्रायः सभी उद्योग एवं व्यवसाय को एक साथ एक ही प्रकार से प्रभावित करते हैं। यदि तेजी का दौर प्रारंभ होता है तो सभी क्षेत्रों में तेजी आती है तथा मंदी के दौर में
सर्वत्र मंदी ही मंदी फैली हुई होती है, यानी कि व्यापार चक्रों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। यहाँ पर देखिए आप, व्यापार चक्र अगर एक उद्योग में तेजी का दौर है तो दूसरे उद्योगों में भी तेजी का दौर देखने को मिलेगा। एक उद्योग में यदि मंदी आ गई है तो धीरे धीरे दूसरे उद्योगों में भी मंदी आएगी। इसका मुख्य कारण क्या है इसके पीछे? इसका मुख्य कारण है, यदि एक व्यवसाय में तेजी आती है, इसका प्रभाव ये होगा कि एक उद्योगपति के लाभ बढ़ेंगे, और लाभ बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना चाहेगा। जब उत्पादन करेगा तो लोगों को रोजगार देगा या उनकी आय बढ़ाएगा। जब लोगों की आय बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, उनको रोजगार मिलेगा तो उनकी आय में वृद्धि होगी, और जब आय में वृद्धि होगी तो वो अपनी मांग बढ़ाएंगे। चूँकि एक उद्योग में लगा हुआ श्रमिक दूसरे उद्योगों के लिए उपभोक्ता वर्ग है, तो ऐसी सिचुएशन में वो दूसरी वस्तुओं की मांग में वृद्धि करेगा, और जब दूसरी वस्तुओं की उसकी मांग बढ़ जाएगी, चूंकि उसकी आय बढ़ चुकी है, तो वो अपनी मांग में वृद्धि करेगा, और जब दूसरी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो उन उद्योगों में भी तेजी का दौर देखने को मिलेगा, उन उद्योगों में भी उत्पादन बढ़ाया जाएगा। आप देखिए, यदि एक व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वो अपने लिए दूसरी वस्तुओं की मांग बढ़ा देता है, किन्हीं वस्तुओं की मांग बढ़ाएगा। जिन वस्तुओं की मांग वो बढ़ाएगा उन वस्तुओं के उद्योगों में तेजी आ जाएगी। मंदी के दौर में सभी जगह मंदी कैसे व्याप्त होती है? देखिए, यदि एक व्यवसाय में मंदी आई है, कोई बड़ा व्यवसाय है जो मंदी की चपेट में आ गया, उस उद्योग में यदि हम मान के चले कि लोगों को बेरोजगार हो चुके हैं, उनकी नौकरी जा चुकी है, ठीक है। अब जब उनकी नौकरी जा चुकी है, उनके पास आय का कोई साधन नहीं है, ऐसी दशा में जब उन लोगों के पास आय नहीं है, पैसा नहीं है, तो उनकी मांग कम हो जाएगी। वो अन्य वस्तुओं की मांग उनकी जो भी थी वो कम कर देंगे, यानी कि उन उद्योगों के लिए मांग कम हो चुकी है, अब उन उद्योगों में भी प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक क्षेत्र में फैली हुई तेजी दूसरे क्षेत्रों में भी तेजी को उत्पन्न कर देती है, और एक क्षेत्र में फैली हुई मंदी दूसरे व्यवसायों को भी अपनी चपेट में लेते हुए मंदी के दौर में ले जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। इस प्रकार की समक्रमिकता के दो कारण हैं। प्रथम, अधिकांश उद्योग एवं व्यवसाय एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अतः एक में परिवर्तन का दूसरे पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। देखिए, इस मंदी का इन संक्रमिकता का एक और कारण क्या है? मुख्य रूप से क्योंकि व्यवसाय और उद्योग आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते उनको, इसीलिए एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता ही है। मान लीजिए आप कि कपड़ा उद्योग में मंदी आई है, इसका इफेक्ट क्या होगा? या फिर कपड़ा उद्योग में हम मान के चले तेजी आती है। कपड़ा किससे बनता है? हम सभी जानते हैं, कॉटन से, धागे से। तो जब तक यदि कपड़ा उद्योग का विकास होगा तो जो धागा बनाने वाली इंडस्ट्रीज है उनमें भी तेजी आएगी, क्योंकि धागे की मांग बढ़ चुकी है। और जब धागे की मांग में वृद्धि होगी तो इसका इफेक्ट होगा कि जो कॉटन है एग्रीकल्चर में, जो हमारी रुई है जिससे धागा बनाया जा रहा है, उसकी मांग में वृद्धि हो जाएगी। दूसरी तरफ आप देखिए, यदि कपड़े उद्योग में तेजी आई है तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि कपड़े बनाने से संबंधित जितनी भी सामग्री है, जो मशीनरी है या अन्य जितने भी सामान हैं, उन सब में भी तेजी आएगी, क्योंकि उनको मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। उस धागे को बनाने, कपड़े को बनाने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है, उन सब उद्योगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यदि एक क्षेत्र में मंदी आई तो दूसरा उद्योग भी मंदी की चपेट में आ जाएगा। यहाँ पर कपड़ा उद्योग में यदि मंदी का दौर प्रारंभ होता है तो वो धागे की मांग कम करेगा, उन मशीनरी की मांग कम करेगा जो उसको चाहिए, उन केमिकल्स की मांग कम करेगा जो कपड़ा बनाने में उपयोग हो रहा है, तो उन उद्योगों में भी धीरे धीरे मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो चूंकि व्यवसाय और उद्योग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक उद्योग का प्रभाव दूसरे उद्योग पर दिखाई अवश्य देता है। और दूसरा कारण क्या है, यहाँ पर देखते हैं हम। द्वितीय कारण है मनोवैज्ञानिक, यानी कि मनोवैज्ञानिक आधार पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक उद्योग अथवा व्यवसाय में मंदी आने पर अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को शंका उत्पन्न हो जाती है, जिससे वह सतर्क हो जाते हैं और समूचे व्यवसायिक जगत पर संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि मनोवैज्ञानिक आधार पर लोग उन चीज़ों को, मान लीजिए कि एक व्यवसाय में मंदी का दौर प्रारंभ हो गया है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि दूसरे लोगों को जब ये पता चलता है कि बेरोजगारी फैल रही है, एक व्यवसाय में छटनी कर दी गई है, उन लोगों के पास इनकम नहीं है, ऐसी सिचुएशन में जो दूसरे व्यवसाय में लगे हुए कर्मचारी है, व्यक्ति हैं,
वो अपनी मांग घटा देंगे, वो भविष्य की इन आशंकाओं से ग्रसित होकर बचत करना प्रारंभ कर देंगे। और जो इस प्रकार की बचत करना प्रारंभ कर देंगे, आपको पता है जब सेविंग की जाती है तो वो पैसा उपभोग में काम नहीं आता और उससे उपभोग में कमी हो जाती है। जब हम पैसा बचाते हैं, सेविंग करते हैं, तो इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं अपने उपभोग का त्याग कर रहे हैं, उपभोग नहीं कर रहे हैं। और जब उपभोग नहीं होगा तो उन उद्योगों में अपने आप ही मांग की कमी के कारण मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है। दूसरे लोगों को देखकर, दूसरे व्यवसायों को देखकर व्यक्ति अपनी मन स्थिति में परिवर्तन कर देता है और वो उसी तरह से रिएक्ट करने लगता है। मान लीजिए एक जगह तेजी आई है, एक उद्योग में आय बढ़ी है, तो दूसरे उद्योग के कर्मचारियों को भी लगता है शायद हमारी भी इनकम बढ़ेगी, तो उस आधार पर वो अपना उपभोग कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो सब लोगों को प्रभावित करेगा और इसके कारण एक उद्योग की स्थिति, तेजी या मंदी की स्थिति दूसरे उद्योग पर व्याप्त हो जाएगी, दूसरे उद्योग पर भी अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देगी। तो इस प्रकार से ये हमने देखा जो व्यापार चक्र है उसकी क्या विशेषताएं हैं, व्यापार चक्रों का क्या अर्थ है और क्या परिभाषा है। इसके पश्चात जो व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाएं हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सारा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा यदि आपको ज्ञानदूत कार्यक्रम से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, किसी भी प्रकार से आपको कोई कार्य है, तो आप इस संपर्क के लिए आपको पता दिया गया है, इस एड्रेस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर की वेबसाइट पर आप मेल कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।